नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। महाराष्ट्र चुनाव में नामांकन के लिए आज और कल यानी 2 दिन बचे हैं, तो आज कई दिग्गज अपना नामांकन भर रहे हैं। महाराष्ट्र के आज के मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना पर्चा भरा। इससे पहले उन्होंने एक रोड शो किया और शक्ति प्रदर्शन अपना इस रोड शो के दौरान किया। इस दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ थे। शिंदे ठाणे के कोपरी जो विधानसभा है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि एकनाथ शिंदे इस क्षेत्र से लगातार 2009, 2014 और 2019 में जीत हासिल करते आए हैं। 3 बार से सिटिंग विधायक हैं। ठाणे जिले का यह क्षेत्र शिंदे के मजबूत राजनीतिक गढ़ के तौर पर देखा जाता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मार्गदर्शक आनंद दीघे के भतीजे केदार दीघे को उनके खिलाफ शिवसेना उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है। वहीं महाराष्ट्र में आज उप मुख्यमंत्री और एनसीपी, जो फिलहाल एनसीपी है, उसके उप नेता अजीत पवार ने बारामती विधानसभा सीट से अपना नामांकन जो है वो दाखिल किया है। यहां पर अजीत पवार, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनके खिलाफ भी उनके जो चाचा हैं यानी कि शरद पवार के जो गुट है उसने अजीत पवार के ही भतीजे को उनके सामने चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने दादर माहिम विधानसभा क्षेत्र से अपना पर्चा भरा है। यह उनका पहला चुनावी अनुभव होगा और आदित्य ठाकरे के बाद, यानी कि आदित्य ठाकरे ने चुनाव लड़ा था, उसके बाद ये दूसरे ऐसे ठाकरे हैं जो चुनाव मैदान में उतरे हैं। इस सीट पर अमित ठाकरे का सामना एकनाथ शिंदे गुट के मौजूदा विधायक सदा सरवनकर से और उद्धव गुट के महेश सावंत से होगा। चलिए, तो हमारी सहयोगी सुजाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुजाता, एक के बाद एक बड़े बड़े दिग्गजों के आज नामांकन भरे जा रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ अमित ठाकरे, दूसरे ठाकरे होंगे जो चुनाव मैदान में उतर आए हैं आदित्य ठाकरे के बाद। वहीं अजीत पवार के सामने भी उनके जो भतीजे हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। चलिए, मुझे लगता है सुजाता तक हमारी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। दोबारा कोशिश करेंगे सुजाता के पास जाने की और उनसे समझने की कोशिश करेंगे क्या उनके आसपास हो रहा है। हमारे सहयोगी रौनक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक के पास चलते हैं। रौनक, काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। जिस तरीके से आज नामांकन भरे जा रहे हैं, जो मैं जैसे कि पहले कह रहा था, अजीत पवार के सामने उनके भतीजे को उतारा गया है। आदित्य ठाकरे के बाद अब अमित ठाकरे दूसरे ठाकरे होंगे जो चुनावी मैदान में उतरे। जी देखिए, निश्चित तौर पर, और मुझे लगता है कि लगभग अगर बैटल ग्राउंड देखें तो अब महाराष्ट्र विधानसभा का बैटल ग्राउंड तैयार हो चुका है। अमित ठाकरे की जैसा आपने जिक्र किया, तो अमित ठाकरे दूसरे ठाकरे होंगे जो कि विधानसभा चुनाव के समर में उतरने जा रहे। 2019 में पहली बार आदित्य ठाकरे विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन उस वक्त उनको इतनी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा था जितना कि इस बार अमित ठाकरे जब विधानसभा चुनाव के समर में उतरे हैं उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर ट्रायंगुलर फाइट है और तीनों जो नेता है वो अपने अपने दम पर ताकत रखते हैं चुनाव जीतने की, और इसीलिए ये चुनाव जो है बहुत ही दिलचस्प हो गया है। हर एक गठबंधन जो है बहुत ही जिससे कह सकते हैं कि सूझबूझ के साथ टिकटों का बंटवारा कर रहा है। एक एक सीट पर गुनागणित जो है वो करने की कोशिश कर रहा है। अजीत पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, एनसीपी पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने आज बारामती से पर्चा दायर किया। उनके सामने उनके ही भतीजे युगेंद्र पवार जो है वो मैदान में उतरे हुए, और मुख्य तौर पर यह भी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। हालांकि अजीत पवार की अगर बात की जाए तो 2019 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से अगर कोई विधायक जीता था तो वो रिकॉर्ड अजीत पवार के नाम पर है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बार जिस तरह से पार्टी टूटी है, लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की मिसेस को हार का सामना करना पड़ा, सुप्रिया सुळे जीती, तो सवाल ये है कि पवार वर्सेस पवार में क्या फिर एक बार बाजी शरद पवार मारेंगे, या फिर अजीत पवार जो है अपना स्कोर यहां पर बराबर करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, काफ़ी सारे मुद्दे होंगे जब जिस वक्त चुनाव पे। बस ये चलते हैं, सुजाता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। सुजाता, क्या माहौल, क्योंकि अब कल आखिरी दिन है, तो
सबसे ज्यादा चिंता इस बात की भी हर पॉलिटिकल पार्टी को होगी कि कितने बागी इस वक्त कहां खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पर्चा भरने का पूरा कार्यक्रम है वो पूरा हो चुका है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ पर अब भी थाने में जो है पिछले कई घंटों से लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। सुबह में उनको महायुति का समर्थन भी मिला, जहाँ पर आरपीआई के कई नेता और कार्यकर्ता और बीजेपी से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे। और ऐसे में जाहिर सी बात है इस बार का ये महामुकाबला देखना काफी दिलचस्प होगा कि एक और जहाँ उद्धव ठाकरे की गढ़ के ओर से केदार दिगे जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मार्गदर्शक के भतीजे बताए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिन्हें उनके लॉयलिस्ट उन्हें एक लॉयलिस्ट के तौर पर देखा जाता है आनंद दिघे के, वो कैसे जो है एक बार फिर अपनी जीत दर्ज कर पाते हैं। पिछले 3 बार से लगातार 2009, 2014, 2019 में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी जीत दर्ज की है और इस बार दोबारा चौथी बार जो है इस विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपना जो नामांकन है वो दर्ज कर रहे हैं। उनके साथ उनके बेटे श्रीकांत शिंदे जो खुद एक सांसद हैं वो भी इस रथ पर मौजूद हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर रैली पर साथ ही जो तमाम शिवसेना के नेता हैं वो भी मौजूद हैं। हमारे साथ अगर आप देखें तो बात करने के लिए श्रीकांत शिंदे मौजूद हैं। सर आप लाइव हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो नामांकन भरा गया है परिवार के समर्थन के साथ कितना कॉन्फिडेंस है कि इस बार जीत जो है वो हो? 6 घंटों से ये नॉमिनेशन के रैली में आप भी और मैं भी हूँ। मुझे लगता है कि लोगों का जो उत्साह है, लोगों का जोश है, आज ऐसी रैली मैंने कभी इतने नामांकन फॉर्म भरे लेकिन ऐसी रैली कभी देखी नहीं, जहाँ पर खुद मुख्यमंत्री 6 घंटे से रैली में है, लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि लोगों का प्यार है, लोगों का प्रेम है, लोगों का विश्वास है कि गए कई सालों से जिस तरीके से शिंदे साहब काम कर रहे हैं और ये जो किशन नगर है ये शिंदे साहब की शुरुआत यहाँ से हुई। शिंदे साहब यहाँ से शाखा प्रमुख बने, कॉरपोरेटर बने, एमएलए बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और उनके इस रैली में पूरा जनसैलाब जो है यहाँ पर उमड़ कर आया था, तो एक अलग उत्साह देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो महिलाओं की सबसे ज्यादा है। लाड़की बहन योजना अपने लाड़के भाव को मिलने के लिए थाली में आरती वगैरह लेकर आई है। आपको लग रहा है कि इस बार बड़ा फैक्टर रहेगा लाड़की बहन? हमारी लाडली बहना सब बहनें ज्यादा कर यहाँ पर उपस्थित इस रैली में, इस नामांकन पर्चे भरने में जो उपस्थित थे उनमें सबसे ज़्यादा हमारी लाडली बहना थे। और मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहना योजना ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शुरुआत की, आज के डेट तक मतलब 5 हफ्ते लोगों को मिले जो 7,500 रुपया एक लाडली बहना के अकाउंट में पहुंच चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा यश है हमारी सरकार का, इस योजना का। और इस इलेक्शन में लाडली बहना जो है एक गेम चेंजर होंगी, मैं इतना आपको कह सकता हूँ। सर मेरा आपसे ये भी सवाल रहेगा कि इस बार हम देख रहे हैं कि एक और महायुति की जीत को लेकर तो कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर शिव सैनिकों का कहना है कि मुख्यमंत्री बने तो एकनाथ शिंदे जी ही बने। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी में अभी जो सीएम चेहरा है उसको लेकर कोई भी एक सटीक चेहरा सामने आया नहीं है। क्या लग रहा है आपको इस बार ये कंफ्यूजन किस? महाविकास आघाड़ी मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ, मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ बोल कर रोक थक गए। लेकिन महाविकास आघाड़ी में सभी को मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन महायुति में मुख्यमंत्री चेहरे का, मुख्यमंत्री बनने की ओढ़ नहीं है। हमें जो ओढ़ है, जो हमने काम शुरू किया, जो हम काम कर रहे हैं गए 2 साल में, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना हो, नेक लाड़की योजना हो, युवा कार्य प्रशिक्षण योजना हो, ये सब योजनाएं हमको आगे लेके जानी, इसलिए हमें जो है महायुति की सरकार फिर से इस महाराष्ट्र में चाहिए। सदा सरवनकर को टिकट दिया गया है माहिम से, वहाँ पे अमित ठाकरे भी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या महायुति में अब तक कोई ऐसी चर्चा हुई है कि सदा सरवनकर को पीछे लेकर इस बार अमित ठाकरे को जो है जीतने दिया जाए? इस पर कोई चर्चा अब तक? मुझे लगता है कि इस पर पूरा जो डिसीजन है, जो निर्णय है
वो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और महायुति के सभी लीडर्स जो है वो बैठकर लेंगे। फिर भी एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि इस बार महायुति और महाविकास अघाड़ी, आपको जाहिर सी बात है आपको महायुति ही आगे आप बोलेंगे, लेकिन जो मार्जिन है वो कितना लग रहा है? देखो, मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से हमने काम किया है गए 2 साल में, 2.25 साल में, और जो 2.5 साल में सब कुछ बंद करने का काम किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बंद, मेट्रो बंद, कोस्टल बंद, समृद्धि बंद, बुलेट ट्रेन को बंद, सब योजनाएं बंद, खुद भी बंद। ऐसी परिस्थिति 2.5 साल में थी, लेकिन 2 साल में सभी योजना हमने शुरू की, रिकॉर्ड तोड़ निर्णय हमने लिए, अलग अलग योजनाएं लाए और योजना लोगों तक पहुंचाई, सिर्फ पेपर पे नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आज महाराष्ट्र नंबर 1 है। आज मेट्रो जो है 350 किलोमीटर से ज़्यादा मेट्रो हमारे सिर्फ मुंबई में है। उसी के साथ में कंक्रीट के रोड्स हम लोग बना रहे हैं। MTHL जैसा एक प्रोजेक्ट हमने खड़ा किया, कोस्टल रोड आप देख रहे होंगे। फिर उसके बाद जो किसान हैं उनको 7.5 HP तक फ्री ऑफ, पूरा बिजली फ्री उनको। तो ये इतनी सारी योजनाएं हमने गए 2 साल में ही की है। तो ये सब देखते हुए लोग भी जो है महायुति को ही देंगे और पूरे मुझे विश्वास है एक थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ महायुति की सरकार इस महाराष्ट्र में बनने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप हमसे बात करने के लिए। तो आपने श्रीकांत शिंदे को सुना, जो इस इलाके से ही सांसद हैं और साथ ही एकनाथ शिंदे के बेटे जो उनके साथ आज इस पर्चे भरने के पूरे प्रक्रिया में मौजूद भी थे। और इसी प्रकार अभी जो भीड़ है आपको वो इसी प्रकार नजर आएगी। जो तमाम शिव सैनिक है वो यहाँ पर लगातार जो है आए हैं और जो जज्बा है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का, जिसकी पिछले कई घंटों से यहाँ पर जो है पिछले 6 घंटों से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लोगों से बात कर रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं। पहले पर्चा भरे, उसके बाद लोगों के बीच गए। पर्चा भरने से पहले जो है तमाम इन गलियारों से गुजरे और लोगों से कहा कि आखिर क्यों उन्हें इस बार भी एकनाथ शिंदे को भारी मेजॉरिटी से जितवाना है। तो कहीं ना कहीं महायुति और साथ ही जो थाने जो एक बड़ा गढ़ माना जाता है एकनाथ शिंदे का, शिवसेना का, वो इस बार किस की ओर ज्यादा रहता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस बार जो एकनाथ शिंदे और आनंद दिघे को लेकर जो भावना है लोगों में, वो इस भीड़ के जरिए हम देख पा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे, बने रहिए हमारे साथ। मुंबई में बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने आज बांद्रापुर सीट से अपना पर्चा भरा। वो अपनी बहन के साथ पर्चा भरने निकले। उनकी पदयात्रा में शामिल जो लोग थे उसके साथ साथ पुलिस की भारी व्यवस्था थी। इस दौरान NDTV ने उनसे बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। जीशान, यहाँ पे बड़ा समर्थन लोगों का दिख तो रहा है, लेकिन आपको अपने पिता की कमी कितनी खल रही है इस चुनाव? देखिए, जीवन में अब या इतने सालों बाद भी पिताजी की कमी तो हमेशा होगी। मैं मेरे पिताजी से बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, जिंदगी में उनसे पूछे बिना कुछ नहीं करता हूँ। मगर आज सुबह भी मैंने उनसे बात की है, हमेशा बात करते रहता हूँ उनसे और उनकी गाइडेंस लेता हूँ। मेरे परिवार में मेरी बहन आई है, मेरी माँ की दुआ और उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ है और लोगों का प्यार है और वो झलक रहा है और उसके बाद हमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री बांद्रा से मिलेगी। जीशान, बीते कुछ दिनों में ही बहुत कुछ बदल गया। आपने अपना पिता खोया, दल बदला, बहुत कुछ चेंजेस है, उसको कैसे अब्सॉर्ब कर पा रहे हैं आप? नहीं, अब्सॉर्ब करने के लिए तो मैडम समय नहीं मिल रहा है। मैं अभी भी हर 10 मिनट में समझता हूँ कि नहीं, पिताजी नहीं है, अभी बुलाएंगे, अभी फ़ोन करेंगे, तो वो चीज़ें चलती रहेगी। मगर उन्होंने मुझे लड़ना सिखाया है और मैं लड़ रहा हूँ। उनकी जो लड़ाई है वो मैं ज़रूर लड़ूंगा। उनकी जान गई है लोगों के लिए, गरीबों के घरों के लिए, और वो लड़ाई उनका बेटा लड़ेगा। आदित्य ठाकरे आपके पर्सनल स्पेस में अच्छे करीबी दोस्त रहे, उनके कजन आपके खिलाफ खड़े हैं, वरुण सरदेसाई। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से किस तरह से आपको लग रहा है कि चुनौतीपूर्ण होगा ये चुनाव? नहीं, देखिए, वो चुनाव लड़ रहे, वो अपनी तरीके से चुनाव लड़ेंगे। जनता मेरे साथ है और जनता जिसके साथ होती है वही चुनाव जीतता है। आदित्य भी अपना चुनाव लड़ रहा है, तो मैं उसको अपने बेस्ट विशेस बोलूँगा। मगर ठीक है, अभी क्या है कि पिताजी के जाने के बाद बहुत लोगों के जो चेहरे हैं उनके रंग बदलते हुए मैंने देखे हैं और ये जीवन में मुझे सीखने को मिलेगा। हर एक पल, हर एक दिन में चीज़ें सीख रहा हूँ और सीखूंगा, लड़ूंगा और जनता जिताएगी मुझे। निशान जी, आपकी सिक्योरिटी में भारी मात्रा में यहाँ पे पुलिस है। आपने एक बयान में कहा कि भले ही पुलिस स्टेशन मेरी सिक्योरिटी में खड़ा रहे, लेकिन जो हो गया, मेरे साथ हादसा हो गया, मेरे पिता मेरे बीच नहीं है। जिस महायुति में आप आज हैं, उसी महायुति पे
कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि कितनी हत्याएं और कितने ऐसे मामले हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ भी हो जाए मेरे पिताजी वापस नहीं आएंगे, मगर मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है कि मुझे, मेरे परिवार को, पूरे देश को, राज्य को, शहर को, वांद्रे को हमें न्याय मिलेगा कि उनके किलर्स, उनके कॉन्स्पिरेटर्स को पकड़ा जाएगा और लोगों के सामने आएगा। मुझे मुंबई पुलिस से ये यकीन है। जानकार कहते हैं कि आपके पिता को 40 से 50 कॉल्स आए थे धमकी भरे पाकिस्तान से। उनको गृह मंत्रालय ने बुलाया भी था लेकिन कंप्लेंट दर्ज नहीं की। ये बहुत गलत है। मेरे पिताजी को कोई थ्रेट नहीं आया था। जो बुज़दिलों ने ये किया है वो क्यों किया है? क्योंकि मेरे पिताजी गरीबों के लिए लड़ रहे थे, उनके घरों के लिए लड़ रहे थे। कोई थ्रेट नहीं आया था। ये सब जो चीजें हैं ये ध्यान भटकाने की चीजें हैं। बिश्नोई गैंग का कोई एंगल नहीं है आपको? इसको मुझे नहीं पता, ये पुलिस जवाब देगी, मगर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जान गई है लोगों के लिए, लोगों के हक के लिए, लोगों के घरों के लिए। वहीं समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने आज एक बड़ी रैली निकालकर मानखुर्द शिवाजी नगर में अपना पर्चा भरा। उनके साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद भी रहे। इस दौरान एनडीटीवी से बातचीत करते हुए अबू आजमी ने कहा कि वोटों का बंटवारा रोकने के लिए वो 2 कदम पीछे हटने को भी तैयार है। 3 बार आप तो विधायक रह चुके हैं, 4थी बार जा रहे हैं, तो मुद्दा क्या रहेगा? क्योंकि सब तो काम आप कर ही चुके होंगे। कोई मुद्दा नहीं है, सब कुछ हो चुका है। मुद्दा यह है कि नशा खत्म होने हो रहा है। लोग बदनाम कर रहे हैं, पूरे मुंबई नहीं पूरे देश में नशा बढ़ रहा है। सरकार की जो सत्ता में बैठे हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि पुलिस को इतना टाइट करें कि किसी की मजाल नहीं हो नशा करने की। इस पर हम जोर देंगे। एसएमएस कंपनी बहुत धुआं फैला रही है, इसे बंद होना चाहिए। डंपिंग यहाँ बंद होना चाहिए। स्कूल कॉलेज एरिया में खुलना चाहिए। जो डीपी में जगह रिजर्व हैं कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए और कोर्ट के लिए, पुलिस स्टेशन के लिए, वो जल्दी काम होना चाहिए और रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलना चाहिए। यही सब मुद्दे हैं। 3 बार के विधायक रहे हैं तो लगातार रहते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी आती है, तो ऐसा कुछ आपके खिलाफ कुछ दिखाई पड़ रही है? हर बार वोट बढ़ रहा है। पहली बार कम था, दूसरा ज्यादा हुआ, तीसरा ज्यादा हुआ और अब की बार देख लीजिए बिना बुलाए इतने आदमी खड़े हैं। आदमी तो दिख रहे हैं, लेकिन इस बार आपका वोट छांटने के लिए नवाब मलिक सुने आजाद उम्मीदवार के तौर पे आ रहा है। देखिए, कोई भी आ जाए, बीजेपी के भेजे हुए लोग आएंगे। जब 400 पार वाले, अब की बार 400 पार वाले 240 पर आ गए ना, तो इन्होंने देखा कि मुसलमानों का वोट तो मिलने वाला नहीं है, तो मुसलमानों को वोट बांट दिया जाए। ये रणनीति अपनाई गई है। बहुत सारे अपने ही लोग हैं माइनॉरिटी के जो अपने इलाके में खड़े होंगे, वोट बंटवा के जितवाना चाहते हैं। पैसे बहुत इनके पास है, पैसे बहुत बांटेंगे। मैं इलेक्शन कमीशन से कहूँगा बहुत सख्ती के साथ देखा जाए, पैसे बंटने नहीं चाहिए, पैसे पर वोट नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं बीजेपी के भेजे हुए नवाब मलिक, बीजेपी ने तो वहाँ उनको टिकट नहीं होने दी, इसलिए वो एक तरह से निकाले हुए हैं। नहीं तो उनकी बेटी तो लड़ी रही है वहाँ से ना, वहाँ से बेटी कहाँ है? बीजेपी में है कि नहीं है? राष्ट्रवादी कांग्रेस में, मायावती में, इसी में है। और उनके अब्बा जान यहाँ से लड़ रहे हैं, तो पर्दे के पीछे कुछ और है। मतलब जानबूझ के ये सब रणनीति बनाएगी आपको लगता है? जानबूझ के कि अगर आज़ाद लड़ेंगे ना तो ज़्यादा वोट मिल जाएगा, तो कहेंगे हम बीजेपी के साथ नहीं है। लेकिन जब बेटी बीजेपी के साथ है, बाप ने उसको भेजा है, तो मतलब क्या इसका होता है? वहीं अजीत पवार के बिना महाराष्ट्र की सरकार नहीं बन सकती, यह दावा एनसीपी नेता नवाब मलिक ने किया है। अपनी बेटी सना मलिक के नामांकन से पहले रोड शो के दौरान नवाब मलिक ने कहा कि एनडीटीवी, उन्होंने बातचीत करते हुए एनडीटीवी से कहा कि टिकट ना मिलने से नवाब मलिक नाराजगी जो है वो कम से कम जताते दिखाई पड़े। फिर उनकी बेटी सना मलिक को टिकट दे दिया गया। सना मलिक ने अब अपना पर्चा जो है वो दाखिल किया है। इस गाड़ी पे मुझे 3 झंडे तो दिख रहे हैं, बीजेपी का झंडा नहीं दिख रहा है। इस गाड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ध्वज है, बाबा साहब अंबेडकर का जय भीम का ध्वज है और छत्रपति शिवाजी महाराज का पताका है। हम इन्हीं के पताकों के साथ चुनाव में जाएंगे। महायुति में है लेकिन बीजेपी का समर्थन ना हो, कितनी बड़ी चुनौती होगी जमीन पे। देखिए, उन्हें देना है नहीं देना हो उनका विषय है। हम जनता के विश्वास और अजीत पवार के साथ से चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, हर जगह मुझे गुलाबी कैप और ये जो पिंक स्ट्रैटेजी है अजीत साहब की बड़ी फेमस हो चुकी है, लेकिन कितना लग रहा है आपको ये सक्सेसफुल होगा जमीन पे? क्योंकि उनकी जो इमेज थी एक माचो मैन की, अब हम देख रहे हैं कि वो थोड़ा महिलाओं की तरफ, फेमिनिज्म को एक तरह से कैंपेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना हासिल कर पाएंगे? वोटों में कितना कन्वर्ट होगा? देखिए, गुलाबी रंग नहीं है ये महाराष्ट्र की संस्कृति में उत्सव का रंग है। यहाँ पे गुलाल उड़ाया जाता है इसी रंग का, और पूरी तरह से एक उत्साह का रंग है और खुशी का रंग है। हमें लगता है इस रंग से हमें
उत्साह बढ़ाने में और खुशी मनाने में कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलेगा। लोकसभा का पैटर्न देखें तो जो माइनॉरिटी वोट है वो महाविकास अघाड़ी की तरफ जाता दिखा था। महायुति के साथ आप हैं तो आपको कितना लग रहा है कि वो वोट हासिल कर पाएंगे? देखिए ना, चेहरे आपको नजर आ रहे हैं कि माइनॉरिटीज किसके साथ है। एक भ्रम लोगों का है, जो काम करेगा, जिसके प्रति उसका विश्वास रहेगा, माइनॉरिटी उसके साथ रहेगी। आपने अपना फैसला क्या किया, कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? कल हम शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा से अपना नामांकन भरेंगे। टिकट का इंतजार करते करते इस मुकाम पे आपको आना पड़ा। जो फैसला था आपका अजीत पवार गुट में आना, महायुति में शामिल होना, कैसा फैसला उसको देखते हैं? देखिए, अजीत दादा हमारे साथ संकट की घड़ी में खड़े रहे। हमारा दायित्व बनता है कि उनके साथ खड़े रहें। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ है तो उसके साथ हमें रहना हमारा दायित्व है, हम उनके साथ। महायुति में कितने दबाव में अजीत पवार आपको दिख रहे हैं? मुझे कोई दबाव नहीं लग रहा है। अजीत पवार एक अलग तरह के नेता हैं। वो कठिन से कठिन समय में चीज़ों को झेलने की उनमें ताकत है, और हमें लगता है दादा को जो भी सीटें दी गई, सबसे ज़्यादा उनका जो विनिबिलिटी है वो अजीत पवार के लोगों के रहेगी। किंग मेकर बनेंगे? निश्चित रूप में बिना अजीत पवार के कोई सरकार महाराष्ट्र में बन नहीं पाएगी। महाविकास अघाड़ी को जरूरत रही तो जाएंगे? ऐसा है, कौन किसके साथ रहेगा इसकी भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता, लेकिन बिना अजीत पवार जी के कोई सरकार महाराष्ट्र में नहीं बन सकती। अखनूर में एक आतंकवादी एक सेना के साथ एनकाउंटर में मारा गया है। सेना की गाड़ी पर हमला हुआ था। आतंकवादी हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया था और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा था और बीच में एनकाउंटर की खबर भी आई थी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में जो आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया था, आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर करीब 3 से 4 राउंड की फायरिंग की। हमले के बाद सेना के जवानों ने इलाके की घेराबंदी की और सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ जो है वो जारी है, जिसमें एक आतंकवादी के मरने की खबर आ रही है। राजीव रंजन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या जानकारी है, कितने आतंकवादी थे और इस वक्त क्या हालात है? देखिए, जो जानकारी मिल पा रही कि 2 से 3 आतंकी थे और जो सेना का जो वाहन था, सुबह सुबह जो तड़के जो उन्होंने हमला किया, ये जो जगह है अखनूर के पास है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, जम्मू से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, और 3-4 राउंड फायरिंग किया। उसके बाद आतंकी जो दूसरी ओर चले गए और बताया गया कि सुबह वो भाग गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली और फिर उसके बाद जो है 1-2 घंटे बाद जो है तकरीबन 8 बजे के आसपास जो है आतंकियों के साथ कांटेक्ट सर्विस हुआ। और अभी जो जानकारी मिल पा रही कि एक आतंकी को सेना ने मार गिराया है, उसके डेड बॉडी को बरामद कर लिया गया है। और फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है, हालांकि अपुष्ट खबर है, उसके मुताबिक 2 और आतंकी हो सकते हैं। और फिलहाल सेना का ये कहना है कि फायरिंग चल रही है और जिन आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला किया है उनको किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा, उनको मार गिराया जाएगा। और ये लगातार अगर देखें, जब से जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है तो कभी टारगेट किलिंग किया जा रहा है, कभी उन मजदूरों को टारगेट किया जा रहा है जो सड़क बना रहे हैं, कभी सेना के वाहन पर हमला किया जा रहा है। तो एक कोशिश हो रही है कि जम्मू कश्मीर के माहौल को फिर से खराब करने के, लेकिन सुरक्षा बल इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि जम्मू कश्मीर में अमन चैन जो है, जो पहले से चली आ रही है, उसको और बहाल करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली की। हर जगह दिवाली की बहार है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण की जो मार है वो लोगों को इस वक्त बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है। दिल्ली में मौसम बिगड़ने लगा है। हवा की गुणवत्ता हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। अगर हम शनिवार की बात करें तो दिल्ली में AQI 255 पर था और रविवार को ये बढ़कर 355 हो गया। 2 दिन के अंतराल में हवा की गुणवत्ता फिर से बहुत खराब श्रेणी में हो गई है। हवाओं का ना चलना भी इसका एक बड़ा कारण है। बुजुर्गों और बच्चों को साथ साथ जिस तरीके जो बीमार लोग हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच राम मनोहर लोहिया अस्पताल के OPD भवन में हर सोमवार को चल रहे विशेष प्रदूषण क्लिनिक में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। हमारी सहयोगी प्रेरणा की ये रिपोर्ट।
दिल्ली में लगातार प्रदूषण से जुड़े मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में मैं मौजूद हूँ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, जहाँ पे पॉल्यूशन रिलेटेड इलनेस क्लिनिक बनाया गया है, जहाँ पे जो लोग हैं वो हर सोमवार को 2 से 4 बजे तक यहाँ पे व्यवस्था की गई है उनके लिए। ओपीडी भवन में 1 से 5 नंबर जो कमरा है वो इनके लिए डेजिग्नेट किया गया है, जहाँ पे आके इलाज करा सकते हैं। और आज सोमवार है और देख सकते हैं कि कितने सारे मरीज़ यहाँ पे पहुँचे हैं इलाज कराने के लिए। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तकलीफ़ें इन्हें हो रही है। क्या नाम है सर आपका? रोशन लाल। क्या कुछ तकलीफ़ें हो रही हैं? मेरे को जी धुएं से या धुआं आता है, उससे खांसी होती है और गले में खराशी होकर सांस फूल जाता है और ये पेट कड़ा हो गया है। हाँ जी। तो ये जब से प्रदूषण बढ़ना स्टार्ट हुआ है तब से हुआ है? नहीं, वैसे हल्की फुल्की तो सांस की बीमारी है, लेकिन प्रदूषण में सबसे ज़्यादा होती है। सर आपका क्या नाम है? देवेंद्र कुमार। क्या तकलीफ़ें हो रही हैं आपको? हमें जलन हो रही है, आंखों कम दिखाई दे रहे हैं। कब से आंखों में जलन शुरू हुई है? ये अभी थोड़े दिन पहले हुआ था। थोड़े दिन पहले आंखों में जलन शुरू हुई है। तो प्रदूषण की वजह से ही ये जलन शुरू हुई है? ये तो मुझे पता नहीं है जी। अभी आप डॉक्टर से मिले हैं इसके लिए। और कुछ लोग हैं यहाँ पे। सर आपका क्या नाम है? सियानंद कुमार साहब। क्या तकलीफ़ें हो रही हैं आपको? तकलीफ मुझे नज़दीक की जो कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ, दिखता कम है, और दूरी ठीक है, नज़दीक में नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और आँख में जलन सा हो रहा है और चुभन सा हो रहा है, और आँखों से पानी गिर जा रहा है बहुत ज़्यादा। कब से ये दिक्कत हो रही है? लमसम 1.5 साल से है। तो ऐसे में दवा खा कर काम कर रहा था, लेकिन आज मैं हॉस्पिटल आया। तो इस वक्त बढ़ गई है ये दिक्कत? जी, बहुत काफ़ी बढ़ गई है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम इफ्तिखार है। सर क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं? आप आज दिखाने आए हैं पॉल्यूशन रिलेटेड इलनेस क्लिनिक में। तो हाँ, मैं दरअसल वाइफ को ही लेके आया था। इनको जो भी, अब कुछ भी कह सकते हैं, पॉल्यूशन हो चाहे कुछ भी हो, बट इनके हेडेक रहता है जी। और आँखों में भी जलन वगैरह बहुत, तो उसी से रिलेटेड। हाँ, वो अब ना बढ़ती सी दिख रही, तो फिर। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में भी प्रदूषण की जो मार है वो दिखाई पड़ रही है। वहाँ प्रदूषण की वजह से ताजमहल धुंधला दिखाई पड़ रहा है। यहाँ बीते 5-6 दिनों से प्रदूषण का स्तर काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। पहले तो काफ़ी अच्छा दिखता था, निखरता था ताजमहल, अब प्रदूषण के कारण काफ़ी धुंधला दिख रहा है इस समय। ये 2-4-6 दिन से हुआ है, बाकी का पहले सही दिखता था बिल्कुल। पॉल्यूशन देखिए, पॉल्यूशन तो काफ़ी बढ़ा हुआ है। अभी हम कुछ दिनों से आ रहे हैं, लेकिन करीब मान लो 1 हफ्ते से ताजमहल बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहा। बहुत प्रदूषण हो गया है गाड़ियों की वजह से, और बड़े वाहन भी हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही ताजमहल को देखने में। सुबह के टाइम पे तो काफ़ी प्रदूषण रहता है। वहीं मुंबई में भी प्रदूषण का स्तर बीते कुछ दिनों में बढ़ा है। इस साल भी अक्टूबर के महीने में मुंबई के आसमान में स्मॉग दिखाई पड़ रहा है। इसकी बड़ी वजह इस मौसम में निर्माण कार्यों का तेजी से बढ़ना है। इसको लेकर बीएमसी ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं, जिससे प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। हालांकि दिवाली से पहले इसको काबू करना एक बड़ी चुनौती बीएमसी के लिए बनी हुई है। पिछले कुछ सालों से मुंबई में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुंबई को दिल्ली के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा प्रदूषण मुक्त माना जाता है, बट वैसी अभी बात रही नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में प्रदूषण की मात्रा या जो AQI इंडेक्स है उसमें मुंबई धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम मुंबई के प्रदूषण की बात करें तो उसमें एक पैटर्न नज़र आता है। जैसे ही मानसून मुंबई में आता है, फिर चाहे वो जून से लेकर सितंबर का समय हो, ये 4 से 5 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे हवा रिलेटिवली ज़्यादा क्लीन होती है। बट सितंबर के बाद, खास करके जब से ही अक्टूबर की शुरुआत हो जाती है, तब से हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ना स्टार्ट हुई थी। और इस साल भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। 1 अक्टूबर से हमने देखा कि पूरे मुंबई में एक धूप सा या फिर एक स्मॉग सा वातावरण बन गया, और जो कि अभी भी चल रहा है। हालांकि वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से नजर आता है। अगर हम लोग सेंट्रल सबर्ब्स या नॉर्दर्न सबर्ब्स की बात करें, यहाँ पे प्रदूषण की मात्रा दक्षिण मुंबई से थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है। अभी इसका कारण क्या है? पहली बात तो ऐसा कि मॉनसून ख़त्म होने के बाद जो कि प्योर या क्लीन एयर रहता था, वो थोड़ी ज़्यादा पोल्यूटेड होने लगती है जैसे ही विंटर सेट इन करता है। और मोर इम्पॉर्टेंटली, मुंबई में कंस्ट्रक्शन का जो काम है, वो काम विंटर के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मुंबई में ऑलमोस्ट हर जगहों पे एक ज़्यादा पैमाने पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, जिसकी वजह से प्रदूषण में डस्ट
या जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में डस्ट पार्टिकल्स की संख्या भी बढ़ जाती है। इसी को काउंटर करने के लिए बीएमसी ने बहुत सारे पैमाने लगाए गए, गाइडलाइंस लगाई गई, जिससे कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन के ऊपर या फिर जो लोगों को पोल्यूशन से प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए एक एप्लीकेशन भी बनाया गया, ताकि उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए एक सिस्टम जगहों पे लाई जाए। बट खास करके पिछले साल से लेके इस साल तक प्रदूषण के लिए जो भी वॉलंटियर्स बीएमसी ने ग्राउंड पे डाले थे, उन्होंने उनका काम बढ़ गया है, क्योंकि इसी साल इस प्रदेश में इलेक्शंस भी होने वाले हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट या काफ़ी मुश्किल होने वाला है बीएमसी के वॉलंटियर्स या कार्यकर्ताओं के लिए भी, जहां उनको एक तरफ इलेक्शन की ड्यूटी भी करनी है और दूसरी तरफ जो कंस्ट्रक्शन साइट पे उनकी गाइडलाइंस को वायलेट करते हैं उनके ऊपर भी नज़र रखनी है। बट अभी हम लोग दिवाली से बस 2 दिन दूर है, और दिवाली जैसे ही आएगी वैसे ही प्रदूषण की मात्रा और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसकी वजह से बीएमसी के सामने कॉरपोरेटर्स, बीएमसी के वॉलंटियर्स के सामने और अथॉरिटीज़ के सामने एक बड़ा सा चैलेंज आने की पूरी संभावना है। विद कैमरा पर्सन सचिन, मैं अनुज रायते फॉर एनडीटीवी।